हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है नर्स्ट इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने नर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस किया था और मैंने जो है आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था। आपको याद होगा कि हमने जो आपसे पूछा था कि अगर प्योर वाटर को एसएचई में यूज करेंगे तो पोटेंशियल क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा। तो आपने उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश की और डेफिनेटली अगर आपने किया होगा तो आपको जो है एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ होगा कि कैसे जो है कॉन्सेंट्रेशन का रोल आ जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल के साथ। तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके, और उससे आपका आंसर भी जो है मैच हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया कि नहीं किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ठीक है चीज़ें तो क्लियर हैं, उसका सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात तो ये कि हमारी एक्सप्रेशन क्या होगी। तो रिडक्शन की एक्सप्रेशन ये होगी कि H+ इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होगा किस में, हाफ H2 में। तो ये तो 1 atm ले लें क्योंकि हमने प्रेशर पे कोई बात नहीं की है, तो आप 1 atm मान लें ऑब्वियसली। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है ये यहाँ पे ये प्योर वाटर से बिलोंग करता है, और अगर ये प्योर वाटर से बिलोंग करता है तो थोड़ा याद करिए यार कि प्योर वाटर में जो है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, क्योंकि वो जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सेल्फ डिसोसिएट होता है। तो हमें पता है कि प्योर वाटर में H+ आयन की मोलरिटी जो है कितनी आती है, 10⁻⁻7 m। तो इसका मतलब कि आपको ये पता चल गया, ये पता चलते ही सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई यार, क्योंकि अगर हमें मोलरिटी H+ की पता चली तो हम आसानी से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन हमें पता है। तो फिलहाल तो ये कि इसका जो है Q क्या होगा, तो इसका Q बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कितना है, यूनिटी, और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻7। तो अल्टीमेटली आप लिख सकते हो कि Q जो है बराबर हो गया किसके, 10⁻7 के। क्लियर है। हालांकि मैं इसको PS से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको अभी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जब हम कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करेंगे तब मैं pH का यूज करके आपको दिखाऊंगा डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि ER बराबर होगा E0R -0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, log Q। हमें पता है कि E0R बराबर होता है 0 के SHE पे एट 298 केल्विन। Q हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। तो ER जो है बराबर हो जाएगा 0 -0.059 इंटू लॉग 10⁻7। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ER का जो है कितना वैल्यू हो जाएगा, तो ER का वैल्यू नियर अबाउट आएगा मैग्नीट्यूड वाइज -0.42 वोल्ट, क्योंकि इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 0.06। तो 0.06 इंटू 7 मतलब अराउंड 0.42 वोल्ट। तो राउंड ऑफ का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू पता चल गई तो हम ऑप्शन से कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, और हमने बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं किया है। ठीक है, 0.059 को 0.6 माना है बस। तो राउंडिंग ऑफ जिससे मैं बोल भी रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमें हर जगह जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं अप्लाई करना ही चाहिए, लेकिन हाँ नियरेस्ट वैल्यू में राउंड ऑफ करके। तो हमारा जो है आंसर नियरली जो है कितना आ रहा है 0.42। इसको आप मैच करके देख सकते हैं कि सही है कि नहीं आपका। और यहाँ से आपको ये भी रिफ्लेक्ट हो गया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन घटेगी 1 m से, क्योंकि ओरिजिनल SHE में कितना होता है 1 m, यहाँ 10⁻⁷ है, तो कॉन्सेंट्रेशन घटी तो रिडक्शन पोटेंशियल देखो क्या हुआ, 0 से कितना हो गया, माइनस में आ गया, इसका मतलब घटा। तो क्लियर कट जो रिलेशन हमने वहाँ लिखे थे साफ साफ पता चल गया। कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, pH कितनी आएगी इसकी, प्योर वाटर की pH कितनी होती है 7, pH बढ़ रही है, ठीक है, पोटेंशियल जो है क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है। तो रिलेशन भी जस्टिफाई हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब इसको जो है हटा के हम बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे, क्योंकि हमने बोला था कि हम जो है अगली एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड एप्लीकेशन में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा पिछले चैप्टर से भी एसोसिएटेड है ये भी। अब इस सेकेंड एप्लीकेशन में, तो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। अब चीजें हम 298 केल्विन पे ही फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एप्लीकेशन ये है टू फाइंड आउट
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिससे कि आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं यार। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन से भी रिलेटेड है, ये सॉल्युबिलिटी से भी रिलेटेड है। और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम क्वेश्चन में करके दिखाएंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए कॉम्प्लेक्स। अब ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम से एसोसिएटेड है, याद रखिए सारी चीजें किससे एसोसिएटेड है, इक्विलिब्रियम से, क्योंकि जितनी चीजें हम लिख रहे हैं कांस्टेंट वाली ये इक्विलिब्रियम का हिस्सा है। तो इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होगा किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाएगा मतलब रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी। रिएक्शन बंद हो गई तो साफ साफ आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब आपको पोटेंशियल नहीं मिल सकता। पोटेंशियल नहीं मिलेगा तो आपके सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब एट इक्विलिब्रियम पहली चीज हमें पता चल गई कि भाई इक्विलिब्रियम पे अगर बात होगी तो ई सेल, ठीक है भाई, या ई आर किसी हाफ सेल के लिए, और ई ऑक्सीडेशन, ये नोड की बात नहीं कर रहे, ई नोड की बात नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान रखना, ई नोड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ई सेल, ई आर और ई ऑक्सीडेशन 0 होंगे, जो हम जनरल कंडीशन में किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए फाइंड आउट करने की बात करते हैं उसकी बात हो रही है। तो जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आता है यार ई नोड सेल 0 क्यों नहीं होगा, तो थोड़ा फोकस करिए कंडीशन पे कि ई नोड सेल निकालने की कंडीशन क्या है। तो ई नोड सेल को एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिफाइन किया जाता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो 1m, प्रेशर क्या हो 1 atm हो, टेम्परेचर क्या हो 298 हो, मतलब आपको वो कॉन्सेंट्रेशन लेनी ही है, आप उसको जो है मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन पहले बनानी है तब वो पोटेंशियल निकालना है। लेकिन यहां पे जो है रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, कंडीशन चेंज हो रही है तो पोटेंशियल 0 आ गया है। लेकिन वहां पे कंडीशन चेंज नहीं करनी है, जब भी ई नोड सेल निकालना है तब हमें बार बार उसी चीज पे फोकस करना है, वही लौटना है। 1m कॉन्सेंट्रेशन बनानी है, 1 atm प्रेशर बनाना है, 298 केल्विन टेम्परेचर बनाना है, ठीक है, उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ ई सेल जब निकाल रहे हैं तो ई सेल जो है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन पे जाके 0 हो जा रहा है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है तब 0 हो जा रहा है। मतलब इसमें भी जो है क्लियर कट है कि यहाँ पे आपके पास पूरा आज़ादी है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सकते हो, तभी इनको निकाला जा रहा है। लेकिन वहाँ पे वो आज़ादी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन पे डिफाइन हो रहा है। तो ये क्लियर कट समझ में आया। ई सेल 0 हो सकता है, होगा भी, लेकिन ई नोड सेल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के लिए है ई नोड आर 0 है, वो हमने रेफरेंस मान रखा है, मैं जनरली बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आप उस तरीके से जज ना करें। अब देखिए इक्विलिब्रियम पे ये चीज़ें जो है 0 हो जाएंगी। अब हमें पता है कि Q जो है इक्विलिब्रियम पे, Q जो है बराबर हो जाता है किसके, KC के। ये भी हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो Q के बराबर हो जाएगा रिएक्शन क्वेश्चन के। तो मतलब ये है कि एट 298 केल्विन नर्स्ट इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो वो किस तरीके का बन जाएगा। तो नर्स्ट इक्वेशन में हम लिखेंगे E बराबर हो जाएगा E नोड के, अब इस सबको छोड़ देते हैं, सेल भी हो सकता है, रिडक्शन हाफ भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन हाफ भी हो सकता है, -0.059 डिवाइडेड बाई n log Q। अब देखो यार एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, तो ये तो यार 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो नहीं सकता, ये हमें पता, ये तो रहेगा ही। n की वैल्यू हमें रिएक्शन से पता चल जाएगी, Q हो जाएगा KC। मतलब हम लिख सकते हैं E नोड -0.059 डिवाइडेड बाई n log KC, और ये जो है बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब देखो इसको आगे जो है सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं कि E नोड विल बी इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाई n log KC। मतलब n
ई नॉट डिवाइडेड बाई 0.059 इक्वल्स टू लॉग के सी। एंटी लॉग लेंगे तो के सी बराबर हो जाएगा 10 की पावर एन ई नॉट डिवाइडेड बाई 0.059। ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत जगह यूज होने वाला है और हमने डायरेक्ट के सी को निकालने का रिलेशन डेवलप कर लिया। ये भी इक्विलिब्रियम पे ही कैलकुलेट होते हैं, बस के सी की जगह क्या हो जाता है, के एस पी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, के एफ हो जाता है फॉर्मेशन कांस्टेंट, और ये जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाता है सब इक्विलिब्रियम का हिस्सा, बस के सी को बदल के इनका नाम रख देना है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन है जिसको हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे अभी। तो कुल मिला के आपको पता चल गया कि के सी को कैसे निकालेंगे। अब देखो ये तो हमें क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम इसका यूज करने वाले हैं। तो 1 to 1 क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। तो जब क्वेश्चन में बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है, और जिसके बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, वो ये है फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डेनियल सेल। अरे यार, डेनियल सेल की बात हो रही है तो कुछ याद आ रहा है कि नहीं, एक्सप्रेशन क्या थी। और यहाँ टेम्परेचर में मेंशन कर देता हूँ 298 केल्विन पे निकालना है। तो डेनियल सेल जो है कुछ इस तरीके का था, और यहाँ पे हमें पता था कि इसका ई नॉट जो है बराबर होता था किसके, 1.1 वोल्ट के। एन की वैल्यू कितनी होती है इसकी, 2, हमें पता है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यार, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रोसेस और रिएक्शन लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो हमें पता है कि अभी जो हमने रिलेशन डेवलप हुआ है कि के सी जो है बराबर होता है 10 की पावर एन ई नॉट डिवाइडेड बाई 0.059। अभी हमने डायरेक्ट रिलेशन डेवलप किया है तो इसको यूज कर लेते हैं। तो के सी बराबर हो जाएगा 10 2 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 0.059। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह आएगा 10 की पावर 37.28 नियर अबाउट। अब देखो फिर से वही काम करना जो मैंने आपको पावर के लिए बताया था, पॉजिटिव पावर है। ठीक है, तो नीचे वाले इंटीजर पे जाओ, जो जस्ट नीचे 37.2 को 8 को अलग कर लो, मतलब लिख सकते हो के सी बराबर हो जाएगा 10 की पावर 37 इंटू 10 की पावर 0.28। अब इसका एंटी लॉग नियर अबाउट खोज ले तो इसका आएगा नियर अबाउट 1.9 के अप्रोक्स। तो 1.9 इंटू 10 टू द पावर किसके आ जाएगा, 37 के। ठीक है, एक राउंडिंग ऑफ कैलकुलेशन है जिससे कि हम इसको फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया नियर अबाउट। अब इसके बाद जो है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और किस तरीके का क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ध्यान दे लो। तो क्वेश्चन ये है, तो गिवन है आपको या निकालना है फाइंड आउट concentration of at equilibrium, या इसका एक सेंटेंस और लिखा जा सकता है जिसको मैं आपको लिख देता हूं, when reaction is completed। ठीक है, ये भी आपसे यूज किया जा सकता है। when zinc rod is dipped in a solution of 0.1 m कॉपर सल्फेट। अब देखो सवाल जो है यार थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें जो है हमकी जो पिछली इंफॉर्मेशन है उसी का यूज करना है, क्योंकि हमें पता है
कि ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब ये इसका जो पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट होता है। मान लेते हैं कि आपको गिवन है। इसका ई नोड जो है होता है कॉपर के रिडक्शन के लिए 0.34 वोल्ट होता है। तो मान लेते हैं कि आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, 298 केल्विन पे चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन हमने पूरा डिज़ाइन कर दिया आपके लिए। अब देखिए इस पर्टिकुलर सवाल में, ये जो सवाल मतलब जितनी भी चीज़ें दी हुई है ये थोड़ा पिछले क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। अगर पिछले क्वेश्चन से जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है, तो ध्यान कीजिए कि रिएक्शन जब कंप्लीट होगी मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका होगा। इक्विलिब्रियम अगर एस्टैब्लिश हो गया है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मतलब रिएक्शन हो चुकी है। अब किस हद तक रिएक्शन हुई होगी इसका एस्टिमेशन है आपके पास? ऑब्वियसली है। और कैसा एस्टिमेशन है? तो एस्टिमेशन ये है कि Kc का वैल्यू पीछे हमने जो निकाला है वो 10⁻37 है। याद आ रहा है कि नहीं? अभी हमने निकाला है। इतना ज़्यादा बड़ा Kc, मतलब रिएक्शन भी देख लो यार, मुझे लगता है तुम्हें याद होगी। तो रिएक्शन कुछ ऐसी है, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि जब आप जिंक स्ट्रिप को डालोगे तो वो जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी सॉल्यूशन से, ठीक है, और खुद जो है उसमें पास हो जाएगा। ये आप 9-10 से सुनते आ रहे हो, इवन 8 से भी सुनते आ रहे हो कि ब्लू विट्रोल में जो है जिंक को जब डालोगे तो उसका ब्लू कलर जो है वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है, वही रिएक्शन है। तो जिंक की रॉड डाली कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो वो इसको डिस्प्लेस करके खुद जिंक आयन और इसको कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर दिया। इस रिएक्शन के लिए Kc 10⁻37 है। इतना ज़्यादा Kc का मतलब है रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई होगी। मतलब पूरे का पूरा जिंक जो है जितना भी हो सकता था मैक्सिमम, वो कन्वर्ट हो गया होगा किसमें? जिंक आयन में। मतलब इसका सब कंज्यूम कर लिया होगा ये। और मान लेना कि सफिशिएंट दिया हुआ है, ये जो रॉड है उसका मास सफिशिएंट है, ऐसा आपको एज्यूम कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे तो इसकी हो जाएगी 0। शुरुआत में जैसे इसको मैं अगर लिखूं इनिशियली, अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम आता है थोड़ा बहुत तो आप आसानी से कोरिलेट भी कर सकते हैं। इनिशियली ये 0 होगा जब रॉड हमने डाली, और ये कितना 0.1 है में, और ये 0 है। अब रिएक्शन स्टार्ट हुई, इक्विलिब्रियम हुआ। इतना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्योंकि उसमें 10⁻³ से जैसे ही बड़ा आता था Kc मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती थी। 10⁻³ से छोटा आता था तो मतलब रिएक्शन जो है मतलब ना के बराबर हुई है। और अगर उसके बीच में आता था तब हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर मान सकते थे। तो इतना बड़ा है मतलब कंप्लीट हो चुकी है। तो इक्विलिब्रियम पे हम ये मान सकते हैं कि यार कॉपर पूरा कंज्यूम हो गया। तो वो इसमें इसकी हम बात करें, ठीक है, ये तो सॉलिड है, इनको तो छोड़ देते हैं, ठीक है, सॉलिड वाले पार्ट को। तो ये जो है 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.1 है, क्योंकि पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसको हम एग्जैक्टली 0 नहीं मान सकते निकालते वक्त, क्योंकि 0 हो जाएगा लेकिन 0 नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम जो है थियोरेटिकली बोलते वक्त जो है 0 लिख रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकली इसको 0 नहीं बोल सकते। ये कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो हम इसको मान लेते हैं x, 0 है पर x है। तो इसके हिसाब से जो है Kc क्या आएगा? तो Kc आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन x। इतना आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली इतना आएगा। और हम अभी निकाल चुके हैं कि Kc की कितनी वैल्यू? 10⁻37। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 0.1 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि हमें Kc निकालना तो एक्टिव मास का रेशियो ही लेना है। तो 0.1 को x से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 10⁻37। अब देखिए x का कितना वैल्यू आएगा। तो x आ जाएगा, क्लियर कट यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। जैसे ये हम कितना निकाले थे, आप ध्यान दीजिए, इसमें हम शायद इसमें 1.9 निकाले थे कैलकुलेशन जब कर रहे थे। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू 10⁻37। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो है नियर अबाउट आएगा 5.2 इंटू 10⁻39 के m, मतलब 0 के बराबर है लगभग, लेकिन
हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना होगा, और यही क्वेश्चन की डिमांड भी है। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने डेवलप इसलिए किया है ताकि मैं इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं। बाकी डायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक लाइन में देखिए सिंप्लीफाई। अगर आपको यहां तक पहले ये सब चीजें पता थी, डायरेक्ट आंसर लिख देते, ठीक है, केसी निकाल के, और वही जो है सिंपल है, मतलब 2 लाइन का सवाल है अगर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इक्विलिब्रियम का ही यूज करेंगे। अब तीसरे टाइप के सवाल पे बात करते हैं कि तीसरे टाइप का जो है क्वेश्चन किस तरीके का होगा। तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो हमें गिवन है, और क्या गिवन है, तो हमें गिवन है ई नॉट फॉर ए जी प्लस टू ए जी इज इक्वल्स टू 0.80 वोल्ट एंड ई नॉट फॉर AgCl to AgCl minus at PT is equals to 0.23 वोल्ट। अब ये दो चीजें गिवन है हमको, और इससे हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट KSP ऑफ AgCl, ठीक है, एट 298 केल्विन। अब देखो क्वेश्चन जो है लग रहा होगा कि यार कैसे करेंगे, लेकिन बहुत आसान है, सब कुछ इक्विलिब्रियम से ही होने वाला है। अब कैसे होने वाला है, तो वो सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे कि हमें इसका ई नोड पता, उसका ई नोड पता, तो जरा इसकी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं ई नोड की। तो एक्सप्रेशन ये है कि Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ले और कन्वर्ट हो किस में, Ag में। तो इसका पोटेंशियल कितना दिया है, इसका ई नोड दिया है 0.80 वोल्ट। उस एक्सप्रेशन का मतलब है AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू Ag प्लस Cl माइनस। इसका ई नोड जो है कितना दिया हुआ है, 0.23 वोल्ट। क्लियर है। अब KSP की क्या एक्सप्रेशन होगी, तो KSP का मतलब है कि AgCl डिसोशिएट हो किस में, Ag प्लस में और Cl माइनस में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो KSP होगा। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों से इसको बना ले तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा इस एक्सप्रेशन के लिए n जो है कितना होगा 1, क्योंकि जो डिसोशिएट हो रहा है दोनों पे ही चार्ज यूनिटी आ रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लेते हैं, ये सेकंड एक्सप्रेशन मान लेते हैं, ये थर्ड। सबके लिए n की वैल्यू 1 है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी n सेम है तो n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, f भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट ऑपरेशन किस पे लगा देंगे, पोटेंशियल पे। इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि n सेम है, f भी सेम है। जो मैंने इंटेंसिव नेचर समझाया था, ठीक है, जिस वीडियो लेक्चर में, उस पर फोकस करके जो है आप इस पर ध्यान दें। अब देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें कि अगर मैं इसको रिवर्स करके इसमें जोड़ दूं, उल्टा करके, तो रिवर्स करने का मतलब है कि इसको अगर हम लिख दें Ag इज कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसका ई नोड कितना हो जाएगा, -0.80 वोल्ट। तो इन दोनों को यार जरा जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो जो है क्या बन जाएगा, क्लियर कट है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, तो हम लिख सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, माइनस इसका क्या निकल के आएगा, ये। तो माइनस ऑफ फर्स्ट का मतलब जो है यही है। तो सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड। तो साफ साफ है कि इसी के हिसाब से पोटेंशियल पे निकालेंगे तो 0.23 माइनस 0.08 बराबर हो जाएगा इसका ई नोड, ठीक है। तो इसका ई नोड जो है कितना आया, -0.57, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का हमें ई नोड निकल गया। अब ई नोड निकलते ही हमारा सारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ई नोड निकला मतलब सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। कैसे, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर रखी है। तो एक्सप्रेशन है मतलब KSP बराबर हो जाएगा किसके, 10 की पावर n ई नोड, बस KC की जगह KSP कर दिया, डिवाइडेड बाई 0.059। क्लियर है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो KSP जो है बराबर हो जाएगा 10 की पावर n है 1 और ये हो जाएगा 0 पॉइंट माइनस में है ये 57 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 0.059। क्लियर है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो माइनस में जो है ये, क्योंकि ये पूरा ऊपर वाला पार्ट माइनस में है तो डेफिनेटली ये माइनस में पावर आएगी अराउंड 9.66। अब KSP निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये जो है 10 का पावर आ रहा है -9.66 के अराउंड, नियर अबाउट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में या इस तरीके के क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, सॉरी ये जो है नियर अबाउट, इसको अगर आप करोगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो 9.73 के आसपास आएगा। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में इस तरीके के क्वेश्चन में जो है जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो मैंने बताया था कि जब नेगेटिव पावर आती है तो हम बड़े इंटीजर की तरफ मूव करते हैं, मतलब -10 की तरफ, ताकि फ्रैक्शन पॉजिटिव बन जाए। तो हम इसको लिखेंगे KSP जो है बराबर हो जाएगा 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 0.27। और इसको जब नियर अबाउट सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो KSP की वैल्यू लगभग आएगी कितनी, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 10। ये हमारा आंसर हो गया, सॉरी -10, ठीक है। तो कुल मिला के जो है आपको क्लियर कट हुआ कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशंस हमको गिवन होंगी उन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से जो है मैं किसको फाइंड आउट करने का, डिजायर्ड एक्सप्रेशन को। डिजायर्ड एक्सप्रेशन निकल गई, उससे हमारा उसका ई नोड निकल गया, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का ई नोड। फिर तो हमें पता है कि KSP जो है, जो कि एक्चुअल में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है इसी एक्सप्रेशन का, उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का सवाल देख लिया। अब जो है हम बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने जो है पिछले क्वेश्चंस में KSP निकालना सीखा। तो जैसे मैंने बात किया था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की, और उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है 298 केल्विन पे, और ये इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है। अब देखिए इससे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक्सप्रेशन लिख लें। ये जो तीनों चीज़ें जो हैं, मतलब एक जो हमसे पूछा गया डिसोसिएशन, और एक जो हमको ये दिया हुआ है, और एक ये जो दिया हुआ है, इसकी एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं रिएक्शन की फॉर्म में, मतलब हाफ सेल की फॉर्म में ही। तो अगर आप इसको लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन लिखते वक्त, तो देखिए कि इसमें Ag प्लस, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अभी Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, कन्वर्ट होगा Ag में, तो इसका जो है ई नोड हमें दिया हुआ है कि कितना है, 0.80 वोल्ट। क्लियर है। अब देखिए दूसरा एक्सप्रेशन मान लेते हैं इसको, इस पर्टिकुलर उसको, तो इस कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन हो रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स का अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हुआ किसमें, Ag में, और प्लस ट्वाइस अमोनिया में। और इसका ई नोड हमें दिया हुआ है कि कितना होता है इसका ई नोड, 0.37 वोल्ट। क्लियर है। अब जो है हमें डिसोसिएशन की बात करनी है। तो डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि यार डिसोसिएशन की एक्सप्रेशन क्या होगी, फिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या होगी, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस इट विल डिसोशिएट इनटू Ag प्लस ट्वाइस अमोनिया। ये हमारा डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन है। अब देखिए चार्ज जो इन्वॉल्व हुआ है सब में एक पॉजिटिव है, तो सब एक्सप्रेशन के लिए n सेम है। अब देखिए इसका एडवांटेज वन सब n सेम है कि जब इंटेंसिव नेचर हम पढ़ते हैं, अगर n सेम है, ठीक है, तो क्लियर कट है कि n कैंसिल आउट हो गया। जब भी हम डेल्टा जी पे ऑपरेशन लगाएंगे n कैंसिल आउट हो जाएगा, f कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट ऑपरेशन किसका आ जाएगा, e का आ जाएगा। मतलब जो डेल्टा जी पे लगा रहे हैं ऑपरेशन वही e पे लगा सकते हैं अगर n कैंसिल आउट हो जाए तो, ठीक है। अब ये हम थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी जो है हमें काम क्या करना है कि इन दोनों से इसको बनाना है। कुछ आइडिया लग रहा है पिछले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके, इसमें कुछ पता चल रहा है कि कैसे इसको बना सकते हैं, और इस डिसोसिएशन का ई नोड जो है हमें फाइंड आउट करना है।
अब ये पता चल गया तो इसका जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जो है आसानी से नर्स इक्वेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब देखिए यहां पे जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इन दोनों से अगर हमें बनाना है तो इसमें से अगर इसको घटा दे, घटाने का मतलब इसको उल्टा लिख के जोड़ दे, मतलब घटाने का मतलब जैसे इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे एजी इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएंगे। अब जोड़ के देख लो, ठीक है, मतलब इसको जो है अगर ऐसे लिख लें, एजी कन्वर्ट हो किस में, एजी प्लस में और प्लस इलेक्ट्रॉन में, और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो इन दोनों को जोड़ दो तो क्लियर कट है, तीसरा एक्सप्रेशन बन जाएगा, मतलब सेकंड और ये जो फर्स्ट था हमारा, तो सेकंड में से फर्स्ट घटा दोगे तो थर्ड बन जाएगा जो हमने फर्स्ट माना था। तो यही ऑपरेशन पोटेंशियल पे निकालना है, तो मतलब थर्ड का जो पोटेंशियल होगा ई नोट बराबर हो जाएगा सेकंड का पोटेंशियल, मतलब 0.37 माइनस 0.80, क्योंकि इसका पोटेंशियल फर्स्ट वाले का इतना था। ठीक है, इसको बस मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा है, ठीक है, इसका नेगेटिव फॉर्म है ये। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इससे हमारा ई नोट जो आ रहा है कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन के लिए वो कितना है, माइनस 0.43 वोल्ट। एन की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर कट है, चार्ज 1 है तो एन 1 लेना है, ठीक है, डिसोसिएशन के लिए। अब देखिए, अब इसके बाद जो है जब हम निकालेंगे किसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट को, तो फॉर्मूला सेम है, 10 की पावर माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई 0.059। अब देखिए इससे जो है जब निकालेंगे तो के डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है बराबर हो जाएगा 10, एन की वैल्यू जो है 1 है, ई नॉट जो है कितना है, माइनस 0.43, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 0.059। सिंप्लीफाई करिए इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये 10 की पावर में आ जाएगा माइनस 7.28, नियर अबाउट इतना आ जाएगा। अब देखिए ये आने पर जब भी माइनस में पावर आती है तो मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा बड़े इंटीजर की तरफ मूव करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब -8 पे चले जाइए, क्योंकि हमें फ्रैक्शन पॉजिटिव लेना है। तो हम लिखेंगे कि के डिसोसिएशन जो है जो हमें निकालना था हो जाएगा 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, इसमें अगर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा कितना, 0.72। क्लियर है, इस तरीके का आ जाएगा। अब इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल गया कि ये जो है के डिसोसिएशन बराबर हो गया किसके, 0.72, मतलब 10 की पावर 0.72 इंटू 10 टू द पावर -8। इसको हम देखें जरा ध्यान से, तो log 5 का वैल्यू कितना होता है, 0.69, मतलब अराउंड 0.7, और log 6 का वैल्यू कितना होता है, 0.77। इसका मतलब ये log 5 के अप्रॉक्स होगा अगर आप राउंडिंग ऑफ की बात करें तो। क्लियर कट है, जब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालोगे तो नियर अबाउट आएगा 5.2 इंटू 10 टू द पावर -8 के, ये आंसर आएगा हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो क्लियर है कि हमने जो है इसका किस तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला। तो हमने बहुत टाइप के वैरायटीज ऑफ सवाल देखे, ठीक है, केसी निकाला, केएसपी निकाला, के डिसोसिएशन निकाला, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी सीखी, ठीक है। तो ये हमने जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस किया है। अब क्या है कि अगले वीडियो लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन सेल पे डिस्कस करेंगे और सवालों को डिस्कस करेंगे, और उसमें जो है और वैरायटीज ऐड होने वाली हैं। उसमें हम इक्विलिब्रियम के बफर को, सॉल्ट सॉल्यूशन को, एसिड बेस को, वीक एसिड, वीक बेस, इन सारी चीज़ों को जो है इंक्लूड करने वाले हैं क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो उसको आप रिवाइज भी कर लें थोड़ा, ताकि आपको के वी और पी वी, सॉल्ट की पीएच कैसे निकालते हैं, बफर की कैसे निकालते हैं, वीक एसिड का कैसे निकालते हैं, वीक बेस का कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा याद रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। लेकिन हाँ, मैं उसको बताऊँगा, ठीक है, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। अब क्या है कि वीडियो लेक्चर ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा इसमें ये चेक कर लिया जाए कि आपने जो पुराना सीखा था उसमें जो है आपको कुछ याद है कि नहीं। तो मैंने आपको इंटेंसिव नेचर के बारे में बताया था कि इंटेंसिव नेचर जो है, ठीक है, वो सेल पोटेंशियल का किस तरीके से होता है। तो एक चेंज हमें दिया हुआ है, और चेंज ये कुछ इस तरीके का एक सीरीज चेंज है।
जिसमें वी आर के एक ही एटम को इन्वॉल्व करके हम जो है इस चेंजेस को लिख रहे हैं। हमें दिया है कि इस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है फर्स्ट स्टेप BrO3 माइनस से BrO माइनस के लिए 0.54 वोल्ट है। इसके लिए जो है हमें दिया हुआ है कि ये जो है 0.45 वोल्ट है, और तीसरे स्टेप के लिए दिया है 1.07 वोल्ट है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये IIT में पूछा जा चुका सवाल है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अगले वीडियो लेक्चर में आप इसको सॉल्व करके लाएं। और आपको एक्चुअल में सॉल्व क्या करना है कि अगर ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो तो इसका जो है क्या आएगा, पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरा चीज आपको ये निकालना है कि अगर ये इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट हो तो उसके लिए जो है E का वैल्यू क्या आएगा। जैसे मान लो E है तो E डैश हो गया इसका, तो इसका डायरेक्ट कन्वर्जन Br माइनस में, इसका डायरेक्ट कन्वर्जन Br2 में। इन दोनों को जो है आपको अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके लाना है, ठीक है। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप जो है कितना इंटेंसिव नेचर के बारे में सीख पाए हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इस पे, कॉन्सेंट्रेशन सेल पे।